गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। थैंक यू। आप सभी के सपोर्ट के कारण मेरे जो आज सब्सक्राइबर है 2000 प्लस हो चुके हैं। आई होप 2050 पता नहीं 2017 के करीब हैं। मैंने इतना मुझे बड़ी खुशी हुई थी, रात को हुए थे ये। आज है तारीख 18 जैन 2022। आप सभी के सपोर्ट के कारण मेरे आज सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। मैं बड़ी खुश हूँ। जैसे बढ़ रहे हैं ईमानदारी से बढ़ रहे हैं। मैंने किसी के साथ इन्फ्लुएंस नहीं किया कि हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये कर लो, वो कर लो। ठीक है, जैसे भी आप सभी का ने सपोर्ट किया बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। सो आज हम करने वाले हैं हमारा 13 चैप्टर क्लबिंग ऑफ इनकम एंड डीम्ड इनकम एग्रीगेशन ऑफ इनकम। मतलब क्या कहता है। इससे पहले मैं आपको 5 चैप्टर करवा चुकी हूँ। इनमें से जो है 3 क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल भी आ सकता है 5th में से, और थ्योरी तो आने वाली है रेजिडेंशियल और एग्रीकल्चर में से, और इंट्रोडक्शन में से 4-5 नंबर का आएगा, और 5th चैप्टर में से 100% है 15 नंबर का तो आएगा ही आएगा। और आ जाते हैं विथ 13 और 14 चैप्टर पे। इनमें से 2 क्वेश्चन आने वाले हैं 15 का एक, 15 का एक 30। जो पासिंग मार्क्स के लिए बोला था बच्चों ने कि मैम आप पासिंग मार्क्स के लिए क्या है सिलेबस करवा दीजिए, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू चल रही हूँ। जैसे भी टाइम लगेगा हम बीच के भी क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, सो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। क्या होता है क्लबिंग। देखिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी। उस स्टोरी में जो किरदार है शर्मा जी का, वो आपको याद रखना है। अब अपनी फैमिली के साथ रख लेना कि मैं हूँ, मेरी फैमिली है, मेरे जो भाई बहन हैं। ठीक है, एक मैरिड कपल का एग्जांपल लेना है हमें इसमें। ठीक है, कि एक वो शर्मा जी है हमारी, इसमें आपको याद रखना है। अब स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। ठीक है, सो ध्यान से सुनना मेरी स्टोरी को। एक शर्मा जी हैं, बड़े अमीर आदमी हैं। इनकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां हैं, बहुत बड़े बड़े क्या है फैक्ट्रियां बनी हुई हैं, काफ़ी सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। अच्छा जी, इतना बड़ा आदमी है तो मतलब क्या होगा, इनकम भी ज़्यादा होगी ना उसकी, लाखों करोड़ों रुपए में होगी। तो अच्छा, तो इनकम लाखों करोड़ों रुपए में है तो उसे क्या करना पड़ेगा, उस इनकम के ऊपर टैक्स भी पे करना पड़ेगा। नॉर्मल सी बात है, बट टैक्स वो देना नहीं चाहता। वो बड़ा ही कंजूस इंसान है। कंजूस बोले तो बड़ा ही मक्खी चूस। अब आपको मैं स्टोरी सुनाने जा रही हूँ तो इसके किरदार को बहुत ध्यान से सुनना है। ठीक है, सो इस स्टोरी के अंदर क्या है, आपके जो पास जो मिस्टर शर्मा जी हैं, थोड़ा सा ये टेढ़ा हो रहा है बिकॉज थोड़ी सेटिंग नहीं बन रही। सो आप बस फोकस करना, मेरी वॉइस को बिल्कुल ध्यान से सुनना है, और जो मैं लिख रही हूँ उसको ध्यान से सुनना है। एक स्टोरी के हेल्प से आपको पूरे 8-10 पॉइंट जितने भी है ना, वो एज इट इज़ क्वेश्चन अगर पेपर में कराओगे ना तो नंबर एग्जामिनर फुल फ्लैश देने का 100% गारंटी देती हूँ इस बात की। सो यहाँ पे जो शर्मा जी हैं, बड़े अमीर आदमी है, फैक्ट्री बनाई हुई है, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। तो इसके पास जो इनकम जो है, इनकम भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, है ना। इनकम ज़्यादा होगी तो आपको ही पता है हाई इनकम के ऊपर हाई टैक्स पे करना पड़ता है। बट वो टैक्स पे ही नहीं करना चाहता, बड़ा कंजूस इंसान है। तो वो क्या करता है कि चलो, वो दिमाग लगाता है, क्योंकि लड़ाकू इंसान है, कंजूस इंसान है, बड़ी इतनी बड़ी फैक्ट्री बना रखी, कुछ तो दिमाग मिलेगा ना उसमें। तो उसने क्या किया, तो उसकी फैमिली के अंदर जितने मेंबर हैं, फैमिली के अंदर कितने मेंबर होंगे, उसकी वाइफ होगी। अब यहाँ पे ना एक वर्ड लिखा होगा, इनका मतलब मैं समझाऊंगी यहाँ पे। चलो मैं 8वें नंबर पे स्पाउस को रख देती हूँ, क्या मतलब होता है। ठीक है, स्पाउस वाइफ होगी। ठीक है, मिस्टर शर्मा जी की वाइफ है मिसिस शर्मा, उसकी बेटी है, उसके मम्मी पापा है, उसका एक बच्चा भी मिलेगा माइनर है जो 18 साल से नीचे है, या फिर उसका जो बेटा है उसकी शादी हो चुकी होगी, और उसकी बेटे की बहू के रिगार्डिंग हम वो क्या करेगा, कुछ एक अपनी इनकम है ना इनको ट्रांसफ़र कर देगा। मतलब मान लो कि 50 करोड़ भी कमाता है ना, 50 करोड़ में से ना क्या करेगा, 10-10 करोड़ सब में ट्रांसफ़र कर देगा। 10-10, 5-5 करोड़ कहीं इन्वेस्ट कर देगा। मतलब अपनी इनकम को इतने छोटे लेवल पर ले आएगा कि अब एग्जाम्पल आपको पता भी लग गया होगा कि कैसे इनकम को कैलकुलेट करते हैं, कैसे टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं। वो मैंने आपको क्या है पहले जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा, जो फर्स्ट चैप्टर के अंदर मैंने बता दिया था कैसे अपनी टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो उसके अंदर क्या है मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, तो आपको पता लग गया होगा कि अब 50 करोड़ पे कितनी टैक्स लायबिलिटी होगी, बहुत ज़्यादा लायबिलिटी होगी। तो क्या करेगा, वो अपनी वाइफ को ट्रांसफ़र कर देगा, वो अपनी डॉटर को ट्रांसफ़र कर देगा, अपने मम्मी पापा को कर देगा, माइनर चाइल्ड को कर देगा, या फिर अपने वाइफ को बेटे की बहू को, मतलब इसकी बेटे की बहू को हाँ कर देगा। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर जो 8 शब्द आने वाले हैं जो आपको समझने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो शब्द कौन कौन से हैं। सबसे पहला आता है ट्रांसफरर। अब
अब आप ये कहेंगे कि सर ट्रांसफ़र क्या होता है, मैडम ट्रांसफ़र क्या होता है। अब जब हम ट्रांसफ़र की बात करते हैं तो वो इंसान मनुष्य का बच्चा होना चाहिए, कभी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। एक इंडिविजुअल की बात की जा रही है यहाँ पे, ध्यान से सुनना, एक इंडिविजुअल की बात की जा रही है। वो इंडिविजुअल जो चीज़ों को ट्रांसफ़र कर रहा है, जिसकी वो खुद की चीज़ है वो ट्रांसफ़र कर रहा है देने वाले व्यक्ति को, यहाँ पे लिख भी देती हूँ, देने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, ट्रांसफ़र कहते हैं। और जिसे मिलती है रिसीवर को क्या कहेंगे हम, ट्रांसफ़ी कहेंगे। जिसे मिल रही है उसे हम ट्रांसफ़ी कहेंगे। समझ में आ गया, ट्रांसफ़र देने वाला, ट्रांसफ़ी लेने वाला। अब यहाँ पे मिस्टर शर्मा जी अपनी इनकम को किसको दे रहे हैं, अपनी फैमिली को दे रहे हैं, तो मिस्टर शर्मा जी क्या हो गए, ट्रांसफ़र हो गया। अब आपको मैं बता देती हूँ, नोट्स आपको एज इट इज़ मिलेंगे भंडे हुए, जैसे मैं लिख रही हूँ ना हिंदी में। कारण यही था कि मैंने इससे पहले फ़ोटो क्लिप नहीं की, PDF नहीं बनाई, क्योंकि यहाँ पे मैं लिखने वाली हूँ। अब आपको एज इट इज़ आपको नोट्स मिल जाएंगे, जो कि टेलीग्राम ग्रुप से मिलेंगे आपको। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूँगी। आपको वैसे पता होगा क्योंकि आप सभी मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं। अगर कोई नया है तो टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हो आप, हर चीज़ का नोट्स मिलेगा। हमारे चैनल पे क्या है, साइकोलॉजी, साइंस, कॉमर्स स्ट्रीम की हर एक टीचर्स अवेलेबल है, ठीक है। सो देखिए, अब मैं यहाँ पे थर्ड पॉइंट समझाने वाली हूँ, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति, अब मिस्टर शर्मा की बात करेंगे हम सारी जगह, मिस्टर शर्मा की कंपनी है या फिर किसी की अंडर काम करता है, घुमा फिरा के करेंगे, ठीक है। कोई किसी के अंडर काम करता है, मिस्टर शर्मा जी मान लो कि XY लिमिटेड कंपनी के अंदर क्या करता है, काम करता है, ठीक है। तो इस कंपनी के अंदर मिस्टर शर्मा जी के 20%, मोर देन 20% क्या होने चाहिए, वोटिंग राइट होने चाहिए, वोटिंग राइट होने चाहिए। दैट इज नोन एज अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। एक ऐसा व्यक्ति जिसका किसी कंपनी के अंदर 20% से ज़्यादा वोटिंग राइट है, उसे बोलेंगे सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, ठीक है। रेवोकेबल एंड नॉन रेवोकेबल वर्ड भी आएगा, जिसका मतलब क्या है कि जिसे क्या है एक्सेप्ट भी किया जा सकता है और जिसे क्या है रिजेक्ट भी किया जा सकता है। मतलब कि मान लो एट प्रेजेंट उसने अपनी वाइफ के नाम एक ज़मीन ट्रांसफ़र कर दी, बट ओनरशिप अभी इसके पास है, पोसेशन अधिकार दिया है उसे कि तेरे नाम है, पर जो इनकम आएगी ना वो मुझे देगी तू, ठीक है। तो वो क्या है, एक टाइम पे तो क्या हुआ, एक्सेप्ट भी हो सकती है, पर कुछ टाइम के बाद वो रिजेक्ट भी हो सकती है। रेवोकेबल का मतलब होता है एक्सेप्ट, इट मे बी एक्सेप्टेड एंड इट मे बी रिजेक्टेड, ठीक है। इतना आया समझ में, इतना आया तो आगे बढ़ते हैं। ये कहते हैं कि रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी। अब आपको देखो, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो मिस्टर शर्मा जी बड़े कंजूस इंसान है, टैक्स लायबिलिटी देना ही नहीं चाहते। इतना कमा रहे हैं तो देना तो चाहिए ना सरकार को, कुछ तो कंट्रीब्यूशन करो भाई, किसी का भला हो जाए, बट ये करना नहीं चाह रहे। वो कहते हैं कि क्यों करूँ, मेरी इनकम है, और तेरी इनकम है तो भाई थोड़ा सा टैक्स भी पे कर दे, यही कहते हैं ना इसमें। तो ये कहते हैं कि जब हम बात करते हैं रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी की, तो हर एक इंसान चाहता है कि उसकी टैक्स लायबिलिटी क्या हो, कम हो जाए। हर एक इंसान चाहता है कि उसे कम बाहर देना पड़े, कम पैसा बाहर देना पड़े। वो जितना कमा रहा है उतना ही क्या करे, वो टैक्स, उससे ज़्यादा टैक्स पे ना करे। अब वो कमा रहा है 50 करोड़, मान लो कि 30 करोड़ उसका टैक्स ही बन जाए, तो फ़ायदा क्या होगा भाई उसको कमाने का। तो हर एक इंसान चाहता है रिड्यूस करना अपने टैक्स की लायबिलिटी को, दायित्व को, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है SSC। अब आप इतने सारे चैप्टर कर चुके हो, 5 चैप्टर मैंने पढ़ा दिए हैं, अब SSC का तो सबको पता होगा। अब अगर कोई सीधा ऐसा स्टूडेंट है जो सीधा इस वीडियो को देख रहा है, तो उसके लिए ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, SSC का मतलब जानना। SSC वो पर्सन होता है जिसकी टैक्स लायबिलिटी क्या होती है, जनरेट होती है। टैक्स लायबिलिटी क्या होती है, क्रिएट होती है, जनरेट होती है। समझिए इस बात को। मान लो मिस्टर शर्मा जी की क्या है, 10 लाख रुपए इनकम होती है सालाना, साल की, ठीक है। तो इसे टैक्स पे करना पड़ेगा। जो टैक्स पेयर होता है, टैक्स पेयर व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, SSC कहेंगे। और जो टैक्स वसूल करता है, जो टैक्स रिसीव करता है, उसे हम क्या कहेंगे, असेसिंग ऑफिसर कहेंगे, ठीक है, जो टैक्स को रिसीव करता है। अब यहाँ पे 8वां शब्द है जो स्पाउस है, जो समझना बहुत ज़रूरी है। इस 10 मिनट के अंदर मुझे ये समझाना ज़रूरी था क्योंकि इंपॉर्टेंट टर्म्स थी। तो स्पाउस की अगर बात की जाए तो स्पाउस का मतलब क्या होता है,
अगर किसी वाइफ अगर कमा रही है, कोई लेडी कमा रही है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से स्पाउस कौन होगा? उसका हस्बैंड होगा। ठीक है, अगर कोई हस्बैंड कमा रहा है, कोई पति कमा रहा है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से स्पाउस होगा उसकी वाइफ। दैट मीन्स इनके बीच में रेसिप्रोकल रिलेशन है। अगर वाइफ है तो हस्बैंड, अगर हस्बैंड है तो वाइफ। तो ये बातें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। इसके बाद हम करने वाले हैं चैप्टर को शुरू। इतना समझ में आ गया कंसेप्ट? तो अब हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक के बारे में। अब ये देखिए, मिस्टर शर्मा जी की इनकम इतनी ज़्यादा है तो वो क्या करता है? पहले चतुराई करता है। वैसे भी आपको पता है भारत के लोग क्या हैं? जुगाड़ू इंसान है, जुगाड़ू काम करते हैं, अपनी इनकम को बचाने के काम करते हैं कि उसे कम टैक्स पे करना पड़े। तो क्या करेगा, जो मिस्टर शर्मा जी है उसने सबसे पहले अपने वाइफ के नाम अपनी इनकम को ट्रांसफ़र कर दिया है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा मिस्टर शर्मा जी मैंने बना रखे हैं, बड़े टेंशन में इसलिए दुबले से हैं। ठीक है, हंसी मजाक होता रहेगा क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा इंजॉयमेंट भी होना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो यहाँ पर इनकम ऑफ द स्पाउस की अगर बात करें सेक्शन 64 और सब सेक्शन 1 एंड सॉरी, सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये बताना था कि फॉर जब भी कोई पर्सन अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करना चाहता है तो टैक्स पेयर क्या करता है? लॉट ऑफ एक्टिविटी परफॉर्म करता है। एक्टिविटी मीन्स कि कैसे टैक्स को कम किया जाए, कैसे टैक्स को बचाया जाए। क्यों? इन गतिविधियों में करने के लिए ना सीए को भी पैसे देने पड़ते हैं। जब एक टैक्स लायबिलिटी को वो कैलकुलेट करता है ना सीए, अगर आपने कभी कैलकुलेट करवाई हो ना सीए, तो एक बार के कैलकुलेट करने के 1000-1500 रुपये वो ले लेता है। तो वो पैसे भी बचाने हैं, जो सरकार को देने वे भी बचाने हैं। तो वो क्या करेगा? काफ़ी सारी तरह की योजनाएं बनाएगा, काफ़ी तरह के प्लान्स बनाएगा। तो पहला क्या करेगा कि एसेट्स और इन्वेस्टमेंट जो होती है ना उसकी, उसे क्या करेगा वो, मान लो कि उसने एसेट्स खरीदी है 10 लाख की, मशीन खरीद ली 10 लाख रुपए की थी, 10 लाख की, बट उसने एक्चुअल में वो दिखाई कितनी? 5 लाख की दिखा दी या 7 लाख की दिखा दी। जो एक्चुअल कॉस्ट थी उसका फिगर क्या कर दिया? मैनिपुलेट कर दिया, बदल दिया। तो आपकी बुक के अंदर एज इट इज़ वर्डिंग लिखी हुई है, तो मैंने यहाँ पे उठा के किया है कि आपको आसानी हो जाए। तो एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट फिगर क्या कर दिए हैं? लोअर देन इट्स कॉस्ट। इसकी लोअर जो इसकी कॉस्ट थी ना उससे कम में उसे दिखा दिया गया। सेकेंड मेथड क्या है कि डिस्पोज ऑफ देयर प्रॉपर्टी और इनकम। ऐसा तो बहुत कम चांस होगा जब कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को ख़त्म करने की कोशिश करेगा, बट कहीं जगह उसे ख़त्म करना भी पड़ेगा। उससे मान लो कि प्रॉपर्टी है 20 करोड़ की, कुछ घोटाला कर रखा है, पेनल्टी लगी हुई है उसके ऊपर बहुत सारी, क्योंकि उसने गलत काम भी कर रखे हुए हैं। सरकार पेनल्टी भी लगाती है जब आप टैक्स चोरी करते हैं। तो 20 करोड़ की जगह उससे 25 करोड़ का चूना लग रहा है, मीन्स कि 25 करोड़ उसे देने पड़ रहे हैं। तो नुकसान ही है ना उसको 5 करोड़ का। तो क्या करेगा? अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर देगा, मतलब ख़त्म कर देगा। तो इस केस में जब एसएससी टैक्स पेयर जो है अपनी प्रॉपर्टी को या फिर इनकम को डिस्पोज कर देता है तो इससे भी टैक्स लायबिलिटी खत्म हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है शिफ्टिंग हिज इनकम टू अदर। अपनी इनकम को किसी और के पास शिफ्ट कर देना, दैट्स नोन एज अ क्लबिंग। ये सारे क्लबिंग के पॉइंट है, कभी आप सोच रहे हो, ठीक है। तो इन सभी पॉइंट से क्या है, अपनी इनकम को कम दिखाएंगे। तो देखिए अब लॉजिक समझ में आया। इनकम अगर कम होगी तो टैक्स भी क्या है, कम पे करना पड़ेगा। इनकम अगर ज़्यादा होगी तो टैक्स कितना है, ज़्यादा पे करना पड़ेगा। ये लॉजिक समझ में आ रहा है। इनकम और टैक्स लायबिलिटी के अंदर इनवर्स रिलेशन है। कैसा इनवर्स है? इनवर्स नेगेटिव रिलेशन है। समझ में आ रहा है। तो ये जो क्लबिंग ऑफ इनकम है सेक्शन 60 से लेकर सेक्शन 65 तक रीड करने हैं हमें। तो सबसे पहले हम कहानी में आते हैं अब दोबारा से। इसकी पत्नी को इसने क्या किया, इसकी पत्नी को इसने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। वो कहता है चल मेरे पास क्या 20 करोड़ तनख्वाह आ गई मेरी और मैं तुझे ट्रांसफ़र कर देता हूँ। और ट्रांसफ़र करने का तरीका भी बड़ा अच्छा अपनाया उसने। वो कहता है कि मैं तुझे ना अपनी ही कंपनी के अंदर ना एम्प्लॉयमेंट रख लेता हूँ, तुझे रोज़गार दे देता हूँ। और उस रोज़गार को देने के कारण ना उसके अंदर किसी भी तरह की स्किल नहीं है। वाइफ के अंदर नो स्किल, किसी भी तरह की नॉलेज नहीं है। इसे हम एक ना शॉर्ट ट्रिक से भी लिख सकते हैं नॉलेज को, 9 एंड लीज, नॉलेज।
और उसे किसी भी तरह का टेक्निशियली मतलब उसे किसी भी तरह के काम करना नहीं आता, मतलब कि ऐसे रखा हुआ है कि हाँ कि उसे इनकम दी जाए, उसे क्या सैलरी दी जाए जिससे क्या उसकी इनकम थोड़ी सी कम हो जाए। तो वो क्या करेगा, जैसे हम कहते हैं कि ना सेल डिपार्टमेंट के अंदर सेल वाले व्यक्ति को उसके अंदर जो है काफ़ी सारे व्यक्ति रखने पड़ते हैं कि काफ़ी सारे डिपार्टमेंट को संभालना पड़ता है। तो इसने क्या किया, शर्मा जी ने अपनी ही वाइफ को अपने ही डिपार्टमेंट के अंदर अपॉइंट कर लिया एज ए एम्प्लॉयमेंट। तो क्या होगा, जब वो अपने पैसे इसको ट्रांसफ़र करेगा, वो अपनी इनकम अपनी स्पाउस को ट्रांसफ़र करेगा। यहाँ पे मिस्टर शर्मा जी है तो हस्बैंड है, तो स्पाउस कौन होगी, वाइफ होगी। अब स्पाउस का मतलब आ गया ना समझ में, इसलिए मैंने पहले समझाया था। तो कहते हैं कि मोर इनकम सो लॉट ऑफ टैक्स पे बाय मिस्टर शर्मा जी। शर्मा जी के द्वारा ज़्यादा इनकम है तो ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। तो शर्मा जी ट्रांसफ़र कर देंगे अपनी इनकम को अपने वाइफ के नाम। आपको एक बात और बताऊंगी, क्लबिंग और शट ऑफ है ना चैप्टर, सारे थ्योरी के हैं यार। थ्योरी ऐसी है बिल्कुल समझने आने वाली है, तो इसलिए मैंने थोड़ी इजी लैंग्वेज में लिखी हुई है, थोड़ी सेम लिखी हुई है, उसको भी मैं समझाती रहूँगी, ठीक है। सो वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल समझ में आने वाली है आपको बात। तो मिस्टर शर्मा जी कहते हैं ट्रांसफ़र कर देता है अपनी इनकम को अपनी वाइफ के नाम। इफ़ वांट टू रिड्यूस, अगर वो चाहता है कि उसकी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो जाए तो क्या होगा, वो इनकम को क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा। अगर ट्रांसफ़र करी है तो उसकी 3 कंडीशन चेकआउट करेंगे। अगर वो 3 कंडीशन फुलफिल होती है तो वो क्या होगा, मतलब कि उसने जानबूझकर अपनी इनकम को ट्रांसफ़र कर रखा है, जानबूझकर अपनी इनकम वाइफ को अपने ही ऑफिस के अंदर अपॉइंट कर रखा है। तो पहली बात तो टैक्स पेयर क्या होना चाहिए, इंडिविजुअल होना चाहिए। मीन्स कि जो मिस्टर शर्मा जी हैं, मिस्टर शर्मा जी एक इंसान का बच्चा होना चाहिए। नॉर्मल सी बात है, इंडिविजुअल इंसान का बच्चा ही होता है, बट आपको याद रह जाए ये लाइन मैं इसलिए बोल रही हूँ, इंसान का ह्यूमन पर्सन होना चाहिए। कोई कंपनी, कोई फर्म, कोई पार्टनरशिप कोई नहीं होना चाहिए, वो ओनली इंडिविजुअल होना चाहिए। ये लाइन हर कंडीशन में आएगी, ठीक है जी। और ये कहते हैं कि ही एंड शी, अगर वाइफ है तो शी का यूज़ होगा, वाइफ अपनी इनकम को अपने हस्बैंड के नाम कर रही है, या फिर हस्बैंड अपनी इनकम को वाइफ के नाम कर रहे हैं। हैज़ सस्टेनेबल इंटरेस्ट, उस मिस्टर शर्मा जी का उस अपनी कंपनी के अंदर सस्टेनेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। अब रिमेंबर करो कि सस्टेनेबल इंटरेस्ट मैंने क्या बताया था। सस्टेनेबल इंटरेस्ट मैंने बताया था कि जिस भी व्यक्ति का जो इनकम ट्रांसफ़र कर रहा है उसका मोर देन 20% क्या होना चाहिए, वोटिंग राइट होना चाहिए उस कंपनी के अंदर, तो उसे बोलते हैं सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। अगर है तो वो जानबूझ के ट्रांसफ़र कर रहा है। और थर्ड कंडीशन क्या है, स्पाउस ऑफ द टैक्स पेयर इज एम्प्लॉयड इन अबव मेंशन कंसर्न। ये कहते हैं कि जो टैक्स पेयर है उसने अपनी वाइफ को अपने ही कंसर्न के अंदर, कंसर्न मीन्स अपने ही बिजनेस के अंदर क्या रखा हुआ है, उसे एम्प्लॉयमेंट पे रखा हुआ है। तो एम्प्लॉयमेंट पे रखा है, बट उसे किसी भी तरह की स्पेसिफिक नॉलेज नहीं है, उसके अंदर कोई सी भी तरह की स्किल नहीं है, किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी उसे नहीं आती है, वैसे ही अपॉइंट करके रख रखा है कि हाँ इनकम कम हो जाएगी। तो इस केस में तो जितनी भी इनकम उसने उसके नाम पे ट्रांसफ़र की है मिसिज शर्मा के नाम, मिस्टर शर्मा ने जितनी भी, मान लो कि उसने क्या है 10 करोड़ इसके नाम ट्रांसफ़र कर रखे हैं, तो सारे के सारे के ऊपर भी इसी टैक्स पे करना पड़ेगा। जो इनकम टैक्स के वाले डिपार्टमेंट वाले लोग होते हैं ना, बड़े चतुर होते हैं, वो उससे ज़्यादा चतुर होते हैं, वो उससे ज़्यादा बनने के लिए चाहते हैं। तो क्या होगा कि वो हर जगह से देखेंगे कि कहीं जो टैक्स पेयर है अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस तो नहीं करना चाह रहा है। तो अगर इस तरह की एक्टिविटी है तो उसे सारा का सारा इनकम के ऊपर टैक्स किसे देना पड़ेगा, मिस्टर शर्मा जी को देना पड़ेगा। ये तो हुई है इनकम को ट्रांसफ़र करने की बात। अगर बात की जाए यहाँ पे, तो एक ही व्यक्ति काम कर रहा था, मिस्टर शर्मा जी। अगर दोनों काम करते हो तो मिस्टर शर्मा जी करते हैं, मिस्टर शर्मा जी भी करते हैं, दोनों एम्प्लॉई है, एक बैंक में लगे हुए हैं, एक पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं, या फिर एक टीचर है, एक पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं, तो क्या करेंगे, दोनों की इनकम 50-50 हज़ार है महीने की, तो साल की कितनी होगी, 12 लाख ही रुपये इनकम होगी, तो भी टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा है। 50 लाख तो वैसे मैंने 50,000 तो वैसे मैंने कम कर दिया, चलो 1 लाख रहे। प्रोफेसर है, वो टीचर है ये मिसिज शर्मा जी, और ये क्या है, ये भी प्रोफेसर है, एचओडी की पोस्ट पे है, तो इनकी इनकम तो 1.5 लाख रुपए महीने की होती है ना। तो क्या है, तो 18 लाख दोनों की साल की होगी है, तो 36 लाख रुपए दोनों की। तो क्या करेंगे, अगर दोनों के दोनों व्यक्ति अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करना चाहते हैं
मिस्टर शर्मा जी और मिसिस शर्मा जी, तो इस केस में भी यही तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई। अगर इस तरह से इन्होंने एक दूसरे को अपने एम्प्लॉयमेंट दे रखा है, इंडिविजुअल है, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, तो भी जिसकी जितनी इनकम थी ना उसको उसके ऊपर टैक्स देना ही पड़ेगा। आई होप आपको इतना पॉइंट क्लियर हो चुका है कि मतलब कि किसी भी तरह से आप टैक्स को से बच नहीं सकते। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। अब उसने इनकम भी ट्रांसफर कर दी मिस्टर शर्मा जी ने, उससे भी काम नहीं चला। अब दोनों कमाते हैं, दोनों ने एक दूसरे से ट्रांसफर की, उससे भी काम नहीं चला, फिर भी इनकम टैक्स वाले डिपार्टमेंट ने पकड़ लिया। अब कहते हैं कि चलो एसेट्स परचेज कर लेता हूँ उन पैसों की मैं। मिस्टर शर्मा जी उन पैसों की एसेट्स परचेज कर लेते हैं, बट एक्सेप्ट द हाउस प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखना भूल गई मैं, एक्सेप्ट, फिर भी मैं बोल रही हूँ, ध्यान से सुनते रहे। हाउस प्रॉपर्टी को छोड़कर अगर कोई भी प्रॉपर्टी को मिस्टर शर्मा जी ट्रांसफर जो है ट्रांसफरी को सेंड करते हैं मिसिस शर्मा जी को, बट वो ट्रांसफ़र तो कर दी, मोटिव क्या था, टैक्स को बचाना था। बट 4 कंडीशन अगर इसमें भी मिल जाए ना, सेम कंडीशन होगी बट थोड़ा सा चेंज है। अगर वो सेम कंडीशन मिल जाती है दैट मीन्स उसको ऊपर भी, उस लैंड के ऊपर होने वाली इनकम के ऊपर भी ट्रांसफ़र को ही टैक्स पे करना पड़ेगा। तो वो कंडीशन क्या है, वो इंडिविजुअल होना चाहिए। पहली बात तो सेम है। अगर अब देखिए रिलेशन क्या है, हस्बैंड वाइफ का है, इसने इसको ट्रांसफ़र कर दिया है, ठीक है, ट्रांसफ़र तो कर दिया इसने इसको, बट इस मिस्टर एक्स ने ना, सॉरी मिस्टर शर्मा जी ने ना इस मिसिस शर्मा से कुछ भी पैसा नहीं लिया। अब आपको कंसिडरेशन का चैप्टर याद होगा, बिजनेस लॉ के अंदर हमने 7 चैप्टर 3rd सेमेस्टर के अंदर पढ़ा था कंसिडरेशन लॉफुली, कि कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, समथिंग इज रिटर्न। क्या है, समथिंग इज रिटर्न ऑफ फॉर बोथ पार्टी, दोनों पार्टी के लिए कुछ ना कुछ एक दूसरे के लिए रिटर्न होगा। इसने इसको संपत्ति दी है ना, तो इसके पास पैसा आएगा, इसने इसको पैसा दिया तो इसके पास संपत्ति आएगी, तो दोनों पार्टी के लिए कुछ ना कुछ रिटर्न होने वाला है। देखिए बच्चों, आप ये कहेंगे कितना डीप क्यों पढ़ा रहे हैं। अगर आप ना नेट की तैयारी कर रहे हैं, आगे पीजी करना है, आपको एमबीए करना है, कुछ भी करना है ना कॉमर्स स्ट्रीम से, तो इन सभी चीज़ों की डीपली नॉलेज अभी से होनी शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि आप फाइनल में हो चुके हो और फाइनल ईयर के अंदर आपका करियर जो है आपको पता होना चाहिए कि अब देखिए जनवरी लग चुका है, सितंबर के अंदर एग्जाम होके आप क्या करने वाले हैं, आपके माइंड के अंदर एग्जाम मतलब सेट होना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करने वाले, तो ये जो सारे पॉइंट है ना, नेट की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रोफेसर बनने की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कि सोच रहे हैं, तो ये सभी पॉइंट्स आपके आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएंगे कि कंसिडरेशन दोनों पार्टी के रिगार्डिंग होता है नहीं होता है, मतलब एक एक छोटी छोटी चीज़ें जो अभी तक आपने पढ़ी हुई है। कंपनी लॉ के मैंने 8 चैप्टर करवा दिए हैं, उसके अंदर भी अभी तक इनकम टैक्स में मैंने 5-6 चैप्टर करवा दिए, जो 6ठा चैप्टर है इन सीक्वेंस की अगर बात की जाए, तो ये सारी चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ध्यान से लेक्चर सुनना है बच्चों, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाती है बात कंसिडरेशन समझ में आ गया कि समथिंग इज रिटर्न, कुछ ना कुछ उसे वापस होना चाहिए, बट इसने कुछ ना कुछ वापस नहीं दिया, तो यहाँ पे लिखा विदाउट कंसिडरेशन। अगर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया है तो क्या होगा, एक तो ये कंडीशन होगी, एक इंडिविजुअल था, और दूसरी कहती है कि ही एंड शी हैज़ ट्रांसफर द एसेट टू हिज स्पाउस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मतलब कि सीधा डायरेक्ट उसने ट्रांसफर कर दिया, इनडायरेक्टली मतलब कि घुमा फिरा के उसने जैसा भी किया, मतलब घुमा फिरा के उससे ट्रांसफर कर दिया। और चौथी कंडीशन क्या है, एसेट्स ट्रांसफर टू स्पाउस। अगर एसेट्स ट्रांसफर करी है या तो सेम फॉर्म में होगी या डिफरेंट फॉर्म में होगी। अब यहाँ पे सेम फॉर्म का मतलब क्या है कि एसेट्स, जो ज़मीन के पैसे उसको मिल रहे हैं, इनकम उसे मिल रही है, ज़मीन के ऊपर सर्विसेज को मिल रही है, किसे, मिसिस शर्मा को, या फिर उसने क्या किया, ज़मीन के जो पैसों के बदले क्या किया, उसने उसके मिसिस शर्मा जी को क्या किया, एनिवर्सरी के ऊपर गिफ्ट कर दिया कि ले गोल्डन का हार और ले सिल्वर का हार, ज्वेलरी, मतलब कि उसे गिफ्ट कर दी, जिससे क्या है पैसे उसे खरीदने में तो लगे हैं ना, तो उस खरीदने प्रॉपर्टी इनकम ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसी भी मोड से, पर्पस क्या है, बस टैक्स को बचाना ना। तो अगर ये चारों कंडीशन टैक्स पेयर असेसिंग ऑफिसर को दिखाई दे देती है, जिसने टैक्स कलेक्ट करना है इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट के ऑफिसर को, ये चारों कंडीशन मिल जाती है कि वो इंडिविजुअल है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ट्रांसफ़र कर रखा है, किसी भी तरह का कंसिडरेशन भी नहीं दे रखा है, और इनडायरेक्टली और डायरेक्टली फॉर्म में उसे ट्रांसफ़र कर रखा है, तो इस केस में भी सारे के सारे के ऊपर टैक्स, जो इनकम है उसके ऊपर टैक्स
ट्रांसफरर को ही देना पड़ेगा। क्लियर दिस पॉइंट? आई होप इतना पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं, अब मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो है वो अपनी वाइफ के बारे में सोचते हैं, चल मैं अपनी वाइफ को ही दे दूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा भरोसा उसी के ऊपर होता है। देन उसके बाद आती है हमारी सन्स वाइफ। सन्स मान लो कि इसका बेटा था मिस्टर शर्मा जी का, नाम रख लेते हैं उसका चिंटू। चिंटू की शादी करती है और मिसिस चिंटू नहीं आ गई है, चलो इसका नाम चेंज करते, थोड़ा अजीब सा हो गया। चिंटू है, चिंटू की वाइफ पिंकी है, ठीक है। अब पिंकी के बारे में बात कर रहे हैं, ससुर जी को बड़ी टेंशन हो रही है कि अब इसका क्या होगा अगर ये कमा भी नहीं रहा मेरा बेटा, क्योंकि उसे पता लग गया कि मेरा पापा इतना कमा रहा है तो मुझे कमाने की क्या ज़रूरत है। तो क्या करता है मिस्टर शर्मा जी, अपनी जो मिस्टर शर्मा जी के जो बेटे हैं, अब मैंने शायद इनका फादर ही ले लिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है, सन्स ले लिया तो ठीक है। मिसेस शर्मा जी के जो फादर हैं और मिसेस शर्मा जी के जो सन हैं, उनकी जो क्या है वाइफ है, सन्स वाइफ, ध्यान से देखना, मिस्टर शर्मा सन्स वाइफ, यहाँ से ये नाम हटा दो, सन्स वाइफ पिंकी का नाम लिया ना हमने, पिंकी जी हैं। अब उनके बारे में बात कर रहे हैं, उनकी सर्वाइव के लिए बात कर रहे हैं कि हाँ उनका जीवन भी अच्छे से निर्वाह हो जाए। तो उसने क्या किया, मिस्टर शर्मा ने अपनी जो प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम ट्रांसफ़र टू अ पर्सन, एक ऐसे पर्सन को ट्रांसफ़र किया जिसका नाम क्या है, पिंकी। पिंकी कौन है, उसकी बहू। उसकी बहू को उसने उसको एसेट्स ट्रांसफ़र कर दी, पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, किसी भी तरह से कर दिया। इसके अंदर भी हमारे 3 केस पड़ेंगे। अब वाइफ के हमने 3 केस पढ़े, एक तो पैसा ही ट्रांसफ़र कर रहे हैं, दोनों एम्प्लॉयमेंट पे है। तीसरा हमने क्या पढ़ा कि उसने अब उसको क्या है एसेट्स को दे दिया है। अब बात करते हैं सन्स के बारे में। सन की बात की जाए तो क्या हुआ है कि प्रॉपर्टी पर, अब ये मिस्टर जो शर्मा जी हैं, मिस्टर शर्मा जी रखेंगे, फादर को हटा दिए, मिस्टर शर्मा जी का बेटा और मिस्टर शर्मा जी की बेटे की बहू पिंकी, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मिस्टर शर्मा जी ने क्या किया, एक प्रॉपर्टी को परचेज किया और प्रॉपर्टी को परचेज तो कर लिया, इसकी शादी होने वाली थी, आज देखिए 18 तारीख है ना, मान लो कि 20 जनवरी को इसकी शादी होने वाली है, ठीक है। 20 जनवरी के आने से पहले आज 18 तारीख को ही क्या कर दिया इसने, मिस्टर शर्मा जी ने इस बहू के नाम पर ये ज़मीन के कागजात बनवा दिए। जो भी इनकम आएगी ना ज़मीन से, आपने सुना भी होगा, जैसे कि बहुत से बच्चों को पता है क्योंकि जिनके पास ज़मीन होगी, मुझे भी नहीं पता था, मुझे रिसेंट पता लगा कैसे आती है पैसे, ज़मीन के पैसे आते हैं ना, सरकार देती है, तो वो पैसे सीधा किसके बैंक में आएंगे, पिंकी के बैंक में आएंगे, इसकी बहू के बैंक। और इसे कुछ नहीं पता, बस हाँ इसने साइन कर रखे, हाँ ये मेरे नाम ज़मीन है बस। बट ये कहते हैं कि ज़मीन के नाम तो तेरे कर दी, पर ये कहते हैं कि जो पैसे आएंगे ना, पिंकी से कहता है जो पैसे आएंगे ना बेटा तू मेरे को दे दियो। वो कहती ठीक है, उसको कुछ नहीं पता समझ में क्या चल रहा है, उसने बस हाँ उसे पता है कि उसके फादर इन लॉ ने उसे ज़मीन उसके नाम की है, पैसा उसको देना है, बस उसे कुछ नहीं देना, लेना देना कुछ भी नहीं है। तो क्या करेगा, तो प्रॉपर्टी जिसने परचेज करी है, परचेज तो इसने की है, नाम इसके कर दिया है, बट फिर भी इनकम ये ले रहा है। तो इनकम टैक्स कहती है कि जो इनकम रिसीव कर रहा है ना उसे ही टैक्स पे करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है कि प्रॉपर्टी परचेज एंड जमीन के पैसे सन्स के वाइफ के नाम आते हैं, तो टैक्स इज आल्सो पे, किसे पे करना पड़ेगा, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर देना इसका आंसर किसे देना पड़ेगा। वैसे मैं बता चुकी हूँ इसका आंसर, तो आप देना, अगर किसी ने इतनी यहाँ तक वीडियो देखी है तो मैं समझूंगी हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर आंसर देना है, और इसका जो आंसर ठीक देगा उसके लिए उससे वो जो पर्सन देगा आंसर मुझे कमेंट में, जो भी बच्चा होगा उसकी जो डिमांड होगी ना, नेक्स्ट चैप्टर कोई भी होगा वो मैं ज़रूर करवाऊँगी। आप ये स्पेशल ऑफर उस बच्चे के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 4 कंडीशन क्या है, सेम कंडीशन रहेगी, वो इंडिविजुअल होना चाहिए, एसेट्स जो ट्रांसफ़र कर रखी है बहू के नाम विदाउट कंसीडर, मतलब बहू से कुछ भी पैसा नहीं लिया हुआ है, और अगर ट्रांसफ़र 31 मई 1973 से पहले हुई हो तो उसका कोई चक्कर नहीं है। मतलब कि कोई भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना, ये डेट बिल्कुल ध्यान रखनी है, अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना तो ट्रांसफ़र आपकी कहाँ से होनी चाहिए, 31 मई 1973 के बाद होनी चाहिए। आफ्टर लिखा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है, आफ्टर लिखा हुआ है, ठीक है।
ये रूल है, अब ये मत पूछना कि ये कैसा क्यों होता है, रूल तो रूल होते हैं भाई, ठीक है। फोर्थ कंडीशन कहते हैं कि एसेट्स में बी हेल्ड बाय द ट्रांसफी बट एक्चुअल अमाउंट, एक्चुअल इनकम रिसीव बाय ट्रांसफर। एसेट्स तो ट्रांसफर कर दी ट्रांसफी के नाम, पिंकी के नाम कर दी, पर इनकम कौन रिसीव कर रहा है, पापा जी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो भाई, इसे इनकम दो ना, तभी तो टैक्स पे करेगी। इनकम ये ले रहा है, टैक्स रिसीव कर रहे हैं, इसको ये टैक्स पे करेगी, ऐसे क्यों दे करेगी भैया, ऐसा कौन, ऐसा किसने रूल बनाया है। ये तो एक्सप्लोटेशन हो जाएगा ना, पता होगा एक्सप्लोटेशन का मतलब शोषण हो जाएगा, ठीक है। तो ये चारों कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो इसका मतलब क्या है, मिस्टर शर्मा जी बड़े चालाक इंसान है जो अपनी बहू के नाम कहते हैं कि आज 18-20 तारीख को तो शादी है ही, 18 को नाम कर दी, आने वाली तो हमारे घर ही है, प्रॉपर्टी तो हमारी है, क्या होगा किसी को दे दूंगा तो 2 दिन के लिए, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है व्हेन द इनकम ट्रांसफर ओनली फॉर द सर्वाइव ऑफ सन। ये कहते हैं कि जब इनकम को ट्रांसफ़र किया जाता है सर्वाइव के लिए, मान लो जो मिस्टर शर्मा जी का बेटा था, चिंकू था या टिंकू था, चिंकू था, हाँ चिंकू था ना, मैं ही स्टोरी बोल रही हूँ तो कहेंगे मैडम नहीं बोल रहे तो हम कैसे याद करें, है ना। चलो याद रखना है आप सभी को क्योंकि आपको एग्ज़ाम देने हैं। तो चिंकू है ना, चिंकू की डेथ हो जाती है बाय द डिफ़ॉल्ट, किसी भी तरह से एक्सीडेंट से हो जाती है, बीमार हो जाते हैं, कैसे भी हो सकता है। बट जो पिंकी है वो क्या हो जाएगी, विंडो हो जाएगी, विधवा हो जाएगी। तो उसकी सर्वाइविंग के लिए जो शर्मा जी ने क्या किया, दयालुता के पॉइंट ऑफ व्यू से किया है, यहाँ पर किसी भी इमोशनल यूज़ हो चुके हैं। यहाँ पर मिस्टर शर्मा जी ने क्या किया, एक ऐसी प्रॉपर्टी खरीद ली और नाम भी इसके कर दी है, पैसा भी इसको रिसीव होने वाला है, पर क्या है जो प्रॉपर्टी है थर्ड पार्टी उसके ऊपर काम कर रहा है, ठीक है ना। तो इससे काम होने वाला है क्योंकि ये भी बुजुर्ग हो गए, ये नई नई आई है तो कैसे काम करेगी। तो इसने क्या किया, मिस्टर शर्मा जी ने एक ज़मीन परचेज करी और वो ज़मीन किसे दे दी, इस थर्ड पर्सन को दे दी है। और कहते हैं कि इससे जो भी इनकम होगी तो मेरी बहू को दे देना, पिंकी को दे देना। तो ये होती है इमोशनल, बट इमोशन के पॉइंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं समझता। ये कहता है कि जिसने परचेज करी है ना वही टैक्स पे करेगा, मुझे नहीं पता किसके पास इनकम आ रही है, कौन दे रहा है, कौन कर रहा है, उस पर का मुझे तो टैक्स से मतलब है, टैक्स दो मैं चलता बनूंगा, है ना। तो समझ में आ गया ना पॉइंट, कितने इजी से पॉइंट है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे आई होप आप सबको। तो यहाँ पर होता है स्पाउस का पॉइंट खत्म। अब आपकी बुक के अंदर ना इस तरह से दिया हुआ, मैं आपको बुक के अंदर भी शो करके दिखाती हूँ। देखिए बुक के अंदर ना आपको इस तरह से दिखाया हुआ, सबसे पहले ये दे रखा है, ये पॉइंट मैं करवा चुकी हूँ, डिस्पोज करवा देते हैं, ये सभी पॉइंट जो है मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं। वैसे मैं बुक से भी करा देती, बट यहाँ पे ना ज़्यादा खिचड़ी मची हुई है, मैंने पहले ही बांध रखी है मेरी बुक। ये कहते हैं कि पहला पॉइंट क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ द एसेट्स, ट्रांसफ़र करना, बट एक्चुअल में नहीं, इनकम उससे रिसीव कर लेते हैं, ठीक है। रेवोकेबल ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स ये हम करेंगे। रेवोकेबल का मतलब होता है, बताया था ना, जिसको रिजेक्ट भी हो सकता है और नॉट रिजेक्ट भी हो सकते हैं, वापसी भी आ सकती है, रीट्रांसफ़र भी हो सकती हैं, ठीक है। अगर वो पकड़ा नहीं जाता तो रीट्रांसफ़र नहीं होगा, अगर पकड़ा जाता है तो ट्रांसफ़र हो जाएगा। इनकम ऑफ द स्पाउस के बारे में मैंने ये सारी बातें बता दी हैं, क्या क्या होने वाली है। इनकम ऑफ द डॉटर इन लॉ ये भी मैं बता चुकी हूँ। 31 मई 1973 से पहले कोई ज़मीन नहीं होनी चाहिए, एडुकेट रिसोर्सेज नहीं होनी चाहिए। पॉइंट बना के रखे मैंने, इसमें 3-4 लाइनें मैंने पूरा पेज लिख दिया है कि आपको लिखने में आसानी हो जाए, क्योंकि ये पूरा 15 नंबर में आएगा, क्या क्या लिखोगे समझ नहीं आएगा आपको, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं बता चुकी हूँ। बात लास्ट रहता है हमारा माइनर का पॉइंट। अगर उसका कोई बच्चा माइनर है, एक सेकेंड, अगर उसका बच्चा कोई माइनर है और उसकी इनकम आती है तो वो इनकम किसके अंदर इंक्लूड की जाएगी, कौन उसके ऊपर टैक्स पे करेगा, क्योंकि वो बच्चा है ना, उसको तो क्या पता है इनकम टैक्स वाले कहाँ से कितना टैक्स दे लगा दे उसके ऊपर, है ना। तो क्या करना है, उस माइनर के चाइल्ड के बारे में भी आपको जानना है। अब इतना भी माइनर नहीं है, बच्चे बड़े चालाक होते हैं, है ना, बच्चे भी पूरा हिसाब रखते हैं एक एक पैसे का कि पापा इतने पैसे रहते हैं आपके देने। तो क्या होगा, अब यहाँ पे जो है मिस्टर चिंकू का बेटा आ गया, टीकू लिख रखा है। अब यहाँ पे देखो क्या कौन कौन आए हैं, शर्मा जी आए हैं, शर्मा जी की वाइफ आई है, शर्मा जी का बेटा आया है सन, चिंटू, शर्मा जी के बेटे की बहू आई है, चिंटू की बहू कौन है, पिंकी, ठीक है। इनका बेटा आया है टीकू। ये 5 किरदार आपको याद रखने हैं,
ठीक है। अब यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं, माइनर चाइल्ड माइनर ही होता है, ठीक है। अब इसके कोई इनकम होती है, अब इसको यहाँ से हटाओ, अब इसकी कोई इनकम होती है, ठीक है। इनकम होती है तो ये छोटा बच्चा ये कैसे पे करेगा, इसको तो कुछ भी नॉलेज नहीं है। तो इनकम टैक्स वाले कहते हैं जो इस बच्चे की इनकम है उसके पेरेंट्स में इंक्लूड हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि पेरेंट्स में मम्मी में होगी पापा में होगी। अब ध्यान से सुनना कि मम्मी पापा का कंसेप्ट जो है वो बहुत आसान है। वो कहते हैं कि जो मम्मी है, अगर दोनों, क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, अगर वन पर्सन एम्प्लॉई, अगर एक पर्सन एम्प्लॉयड है, मम्मी होगी तो मम्मी की सीधा में डायरेक्ट कर देंगे। पापा एम्प्लॉयड है, मतलब पापा काम करते हैं, तो सीधा उसकी इनकम में इंक्लूड कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन उठता है जब दोनों कमाते तब किस में करोगे भाई? जब दोनों कमाते हैं तो हमें चेक करना होगा कि कौन ज़्यादा कमाता है। तो यहाँ पे वैसे लिखा हुआ मैंने इंग्लिश में हु अर्न मोर इनकम, हिंदी में लिख देती हूँ कौन ज़्यादा कमाता है, उसके अंदर ही उस बच्चे की इनकम को इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। अगर अब देखिए 2022 के अंदर मान लीजिए मम्मी ज़्यादा कमाती है, ठीक है, और बच्चा है इस टाइम केवल 13 ईयर ओल्ड, तो अभी तो उसकी मम्मी ज़्यादा कमाती है 2022 के अंदर, तो मम्मी के अंदर उसके अंदर क्लब कर देंगे। अगर ये मैं कहूँ कि 2028 के अंदर आते आते मम्मी की इनकम कम हो गई, पापा की इनकम बढ़ गई, पापा की इनकम बढ़ गई, तो क्या क्लब इसमें कर देंगे हम? ये नहीं करेंगे। यही बात आपको ध्यान रखनी है। अगर एक बार क्लब आपने कर दी, मम्मी की इनकम में क्लब कर दी 2022 के अंदर, तो उसे जब तक उसी के अंदर क्लब करते रहेंगे हर साल, जब तक वो मेजर नहीं होता। मेजर मीन्स जब तक वो 18 साल से अबोव नहीं होता, ठीक है। तो अगर वो माइनर की कैटेगरी के अंदर आते हैं, हर एक बार इनकम को मर्ज कर दिया तो हमेशा उसी के अंदर ही मर्ज होगी, क्लब होगी, पापा के अंदर नहीं होगी कि हाँ चलो इस बार इसमें है इस बार इसमें, नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक बार जिसके अंदर क्लब कर दी वो कर दी। तो वन टाइम क्लब देन रेगुलर क्लब ओनली दैट पेरेंट्स हु फर्स्टली क्लब द व्हेन एवर द चाइल्ड इज कन्वर्टिंग एज माइनर टू मेजर। जब तक माइनर से लेके मेजर के अंदर कन्वर्ट नहीं हो जाती उस बच्चे की उम्र, तब तक एक ही के अंदर वो क्या है, क्लब होके रह जाएगी। इसके अंदर एक्सेप्शनल केस हैं 3। पहला केस क्या है कि इनकम फ्रॉम द मैनुअल वर्क। अब ये कहेंगे कि अब आपने कई बार देखा भी होगा कि जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे कितने टैलेंटेड होते हैं, कितने फिजिकली वर्क कर लेते हैं, कितने स्पोर्ट्स पर्सन में आ चुके हैं, राइट। तो क्या होगा, अब मान लो कि जैसे मैं मेरा ही एग्जांपल लेती हूँ, जैसे कि मैं पहले स्पोर्ट्स पर्सन थी, राइट। तो अब क्या है, उस पहले मेरी इनकम आती थी, स्पोर्ट्स कोटे से मेरी इनकम आती थी। क्या है कि जब मैं नेशनल में गई, जब मैं क्या स्टेट लेवल पे कंपटीशन होता था, नेशनल लेवल पे कंपटीशन होता, तो क्या है स्कॉलरशिप बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती थी। स्टेट लेवल पे अगर आप कर जाते हैं तो 51-51 रुपये या फिर 10-10 हज़ार रुपये ऐसे हज़ारों में होती थी, और नेशनल लेवल पे तो लाख में होती है, आपको ही पता है इस बात का। तो क्या है, अगर उसने मैनुअली वर्क किया है किसी बच्चे ने, तो उसकी इनकम खुद उसे पे करनी पड़ेगी, सॉरी उसकी इनकम के खुद उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। समझ में आ गया। और दूसरी बात, अगर उसके अंदर स्किल है, टैलेंट है, स्पेशलाइज्ड है, मतलब कि उसके अंदर किसी भी हर तरह की क्या है नॉलेज है, और तब वो इनकम अर्न कर रहा है, उस केस में भी क्या होगा, उसे उसकी इनकम के ऊपर टैक्स उसके मम्मी पापा नहीं देंगे। ये कहते हैं कि व्हेन अ क्लबिंग इज नॉट अट्रैक्टिंग अंडर सेक्शन 64 और सबसेक्शन 1A, ये सभी पॉइंट्स इसके एक्सेप्शन के अंदर आएंगे कि वो माइनर है बट क्या है, उसके मैनुअली वर्क कर रखा है, तो उसकी इनकम के ऊपर भी टैक्स नहीं देंगे। कौन? मम्मी पापा टैक्स नहीं देंगे। दूसरी बात, अगर बच्चा क्या है, डिसेबल है, यहाँ पे तीसरा पॉइंट लिखना भूल गई मैं, डिसेबिलिटी है उस पर बच्चे के अंदर, अगर डिसेबिलिटी है और उसके रिगार्डिंग क्या है, मम्मी पापा उसके अकाउंट में डाल रहे हैं कि आगे उसका फ्यूचर क्या है, किसी भी तरह से प्रॉब्लम में ना आए, चैरिटेबल डोनेशन, तो इस तरह की अगर उसने मम्मी पापा ने उनके अकाउंट में पैसे डाल रखे हैं तो उसके ऊपर भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा।
ठीक है जी। अब बात करते हैं कि उसके अंदर स्किल, टैलेंट, स्पेशलाइज्ड है तो उसके अगर उसके थ्रू इनकम आती है, जैसे डांस इंडिया दीवाने आपने देखा होगा, सारेगामापा आपने देखा होगा, ठीक है, रेसिंग होती है, इन सभी के थ्रू अगर कोई बच्चा पार्टिसिपेट करता है और उसमें इनाम जीत के लेके आता है और वो इनाम कैश में आता है, कौन बनेगा करोड़पति में चला जाता है, उससे पैसे आ जाते हैं, तो उसके उस इनकम के ऊपर मम्मी पापा टैक्स नहीं पे करेंगे। एक्सेप्शनल ये है कि बच्चा खुद अंडरस्टूड होगा, वो खुद अपनी टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करेगा। ये था आपका इनकम टैक्स का 13 चैप्टर नेम क्लबिंग ऑफ इनकम। आई होप आप सभी को ये पॉइंट सारे क्लियर हो चुके होंगे। अब यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट है, अब ये सारी चीज़ें ना पढ़ोगे ना आपको समझ में आ जाएगी। 10th पॉइंट है बेनामी ट्रांजेक्शन। बेनामी ट्रांजेक्शन पता है क्या होता है? जब शर्मा जी के नाम पे थी, शर्मा जी के नाम पे क्या थी? ज़मीन थी, नाम पे ही करनी थी ज़मीन शर्मा जी के, बट एक्चुअल में किसी और का नाम आ जाता उस नाम की जगह, मतलब कि फ्रॉड से, धोखेधड़ी करना। मैंने पर्सन एंटर्ड इनटू द ट्रांजेक्शन, अगर एक कोई पर्सन एंटर हो जाता है एक ऐसी ट्रांजेक्शन के अंदर इन द नेम ऑफ द पर्सन ऑफ द अदर देन द रियल पोजीशन इन ऑर्डर टू अवॉइड द टैक्स, टैक्स को अवॉइड करने के लिए रियल पर्सन की जगह कोई और तीसरा पर्सन आ जाता है, उसे कहेंगे बेनामी ट्रांजेक्शन। आई होप आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। इसमें से एक 100% एक क्वेश्चन आने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है, चाहे आप बीबीए कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, एमकॉम कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, वट एवर कुछ भी कर रहे हैं, उसमें इसमें से क्लबिंग ऑफ इनकम एंड डीम्ड इनकम में से पेपर में एक क्वेश्चन 15 नंबर का लिख लीजिए, 15 नंबर का आएगा। शॉर्ट, जल्दी से शॉर्ट रिव्यू कर लेते हैं। क्लबिंग का मतलब क्या आता है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और इनकम आफ्टर एट द टाइम ऑफ द टैक्स पे, टैक्स पे करने के टाइम पर आप क्या कर देते हैं? अपनी प्रॉपर्टी और इनकम को ट्रांसफर कर देते हैं और सेव कर लेते हो टैक्स लायबिलिटी को। एसएससी क्या करता है? चाहता है शिफ्ट करना अपनी प्रॉपर्टी और इनकम को, किस कारण से? टैक्स की लायबिलिटी कम हो जाए। ट्रांसफर पॉसिबल कब होगा? जब क्या है? इंडिविजुअल होगा, ओनर होगा उस एसेट्स का, पोसेशन ट्रांसफर कर देगा, बट ओनरशिप कभी भी ट्रांसफर नहीं करेगा। ये बात ध्यान रखना, ओनरशिप कभी भी ट्रांसफर नहीं करेगा, रेवोकेबल और नॉन रेवोकेबल होगा। ट्रांसफर डन बाय एट एनी टाइम, किसी टाइम पे भी हो सकते हैं। सेक्शन 60 से लेकर सेक्शन 65 तक आपको ये सारे पॉइंट पढ़ने होंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।